हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लगातार वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पे हो या जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जैसे आरबीआई वगैरह की पॉलिसी हम डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो फिर हमने ये किया कि आज जो है एक हिस्ट्री का वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और चूँकि ये जो है बेसिकली कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, चाहे क्लास 9th के लिए हो या 11th के लिए हो या 12th के बाद जो आपका बीए हिस्ट्री ऑनर्स है या बीए पॉलिटिकल साइंस है। सवाल पूछते हैं ऐसे, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम्स में बहुत होता है, जामिया के अंदर एएमयू वगैरह या कहीं पे भी। उसके बाद भी मान लीजिए कि आप जो है 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर देते हैं, जैसे सीजीएल का पेपर होता है या बीपीएससी का पेपर होता है या आपका एसएससी वगैरह का होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह। तो कहने का ये मतलब है कि हर जगह हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होता है। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है हिस्ट्री पढ़ने में जो है बोरिंग लगता है ना। और फैक्ट भी है, पसंद नहीं होता इतना। फिर ये कहते हैं कि इतने सारे डेट्स याद करूँ, इवेंट्स, तो कैसे इतना कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सही तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए करें तो फिर हमें बोरिंग नहीं लगता है। और कुछ भी हो, कंपटीशन तो निकालना होता है, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम है, उसमें अगर 10 सवाल आपका हिस्ट्री में आ गया तो जाहिर सी बात है फिर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ज़रूरी है कि हिस्ट्री को हम समझें, जानें, और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और ये है कि इस पर हम कई वीडियोस बनाएंगे लगातार हिस्ट्री के ऊपर ही, और हर टाइम पीरियड को हम समझेंगे कि क्या है नहीं है, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सवाल इसमें किस तरह के आता है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री लिखते हैं और फिर हम बनाते हैं इसको क्या है। जब भी हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि जो डेट्स होते हैं, तिथि है, हमें ये याद करना होता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात एक और चीज़ होता है इसके अंदर, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है जो घटना घटा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री को इवेंट्स के थ्रू समझते हैं और उस पूरे वाक़या को आप समझ पा रहे हैं तो फिर डेट्स इतना ज़्यादा याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इवेंट समझ रहे हैं तो डेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इवेंट्स पे कम नज़र देते हैं, वो डेट्स को ज़्यादा रटना शुरू करते हैं, इसलिए फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी भी वाक़या को समझिए कि क्या है, उसके पीछे वजह क्या था। एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। आप सब जानते हैं और हिस्ट्री में पढ़े भी हैं, जो मॉडर्न इंडिया है हमारा, तो एक टाइम पीरियड है 1905 का, हिस्ट्री में आप बहुत पढ़े हैं। बेसिकली ये पार्टीशंस ऑफ बंगाल है, जो बंगाल का विभाजन हुआ है, ठीक है, जो बंगाल को डिवाइड किया गया था। जो लॉर्ड कर्जन उस वक्त ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में वाइसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। उनका मेन मोटिव था कि बंगाल के अंदर चूँकि नेशनल मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, और दूसरी बात था कि जो कंपोजिट पॉपुलेशन था बंगाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा था, मतलब हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा था इसके अंदर। तो इस वजह से उन्होंने एक यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की और धर्म के बुनियाद पे, रिलीजन के बुनियाद पे जो उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। लेकिन कर्जन के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कर्जन यही बता रहे हैं कि नहीं, हमने बंगाल को जो डिवाइड किया था वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से, प्रशासन के पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि बंगाल का एरिया बहुत ज़्यादा था, बहुत बिग प्रोविंस था उस ज़माने में, जैसे बंगाल प्रोविंस था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, तो इस तरह से कई प्रोविंसेस थे। तो चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोविंस वाला एरिया था, काफ़ी क्षेत्रफल था, तो हमें प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से हमने जो है बंगाल को डिवाइड किया। कर्जन के हर नोट्स में है, लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे, हर नोट्स में है। जब हम तलाश करते हैं चीज़ों को और फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि कर्जन का वो मोटिव नहीं था जो अपने डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है वो ये क्यों बताएगा कि हमने धर्म के बुनियाद पे डिवाइड कर दिया, तो वो एक पॉजिटिव अपना जो पक्ष है उसको उन्होंने रखा है। लेकिन हकीकत ये था, चूँकि नेशनल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका था, इस वजह से जो उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट और वेस्ट बंगाल पे, और ये लगा कि नेशनल मूवमेंट्स कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रूल कर पाएंगे। हालांकि इनके जो नताइज हैं, यानी परिणाम है, रिजल्ट है, जिस वजह से लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया और वो जो चाह रहे थे उस मतलब डिविजन्स में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। बाद में इसका जो इम्पैक्ट था वो एक पॉजिटिव सेंस पे आया और लोग पहले से ज़्यादा यूनाइट्स हुए, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि कर्जन की क्या पॉलिसी है। तो 1905 का जो डिवीजन है, जो पार्टीशंस ऑफ बंगाल है, वो कर्जन
के हिसाब से सही था, उन्होंने सही, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके वजह से हमने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए। जैसे आपने पढ़ा होगा एक स्वदेशी मूवमेंट था, जो बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, जो फॉरेन चीज़ें हैं उसको बाइकआउट करना है। और दूसरी बात ये था कि और भी इस तरह के कई सारे मूवमेंट्स जो है वो आंध्रा वगैरह में चलाया गया था, जिसको आप जो है वंदे मातरम मूवमेंट्स के भी नाम से था। तो आप जब ये चीज़ देखेंगे कि 1905 में जो कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो किस वजह से था, कर्जन के अपने क्या व्यूज़ थे, उसमें क्या क्या परेशानी हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके नताइज क्या हुए, कंसिक्वेंसेस क्या हुए। तो अगर इस हिसाब से आप हिस्ट्री को, और इसमें कई सवाल भी क्लियर हो जाते हैं कि स्वदेशी, जैसे एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, बहुत जामिया बीए हिस्ट्री में भी पूछा है कई साल, कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो किस ज़माने में चलाया गया और किन के ज़माने में चलाया गया। तो ये इस सवाल है कि लॉर्ड कर्जन के ज़माने में और वो अगेंस्ट द पार्टीशंस ऑफ बंगाल। तो इस तरह के कई सवाल भी हमारा यहाँ हल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि चीज़ों को हमें पता भी चल जाता है। तो अगर आप घटनाओं को समझेंगे तो हमें लगता है कि डेट्स बाद में इंपॉर्टेंट होगा, फिर आपको इवेंट्स में दिलचस्पी होगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह था, उस वक्त का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वो क्या था। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को डील करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बातें समझ में आएगी। तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ डेट्स याद करना है, आप पूरी घटनाओं को समझें। तो इवेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, डेट्स पे इतना नहीं। तो अब देखते हैं हिस्ट्री का मेन जो चीज़ है वो क्या है। वैसे आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें हो सकता है कि 1-1.25 या 1.5 घंटे का वीडियो बने, क्योंकि हम आज बिल्कुल समझेंगे कि इतिहास कैसे है क्या है। तो हो सकता है कि काफ़ी, क्योंकि इंट्रोडक्शंस क्लास है हिस्ट्री के ऊपर, और इसमें 9th में भी बहुत क्वेश्चंस वगैरह हल हो जाते हैं, और 11th में भी आप जो इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स है। क्योंकि आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स अभी 10th के बाद जो आर्ट्स की तैयारी कर रहा है, जिसको अभी जो आर्ट्स का एग्ज़ाम देना है 11th में, जामिया का फॉर्म बढ़ाओ या AIMU को बढ़ाओ, तो उसमें आप पता होगा कि आपको 60 मार्क्स का जो है, 60 मार्क्स का जो है वो आर्ट्स से है। और जिन्होंने कॉमर्स बढ़ा है, जिसको 11th में कॉमर्स देना है, कॉमर्स का पेपर देना है, आगे चल के जो है वो कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो जो कॉमर्स है उसमें 40 मार्क्स का जो है वो आपको SST से है। और साइंस वाले के तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है कि आप इस चीज़ को सुने, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सवाल हैं। हम उन सवालों पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे कि किस तरह के सवाल हैं। तो देखिए, जो ये चीज़ है हिस्ट्री, तो जो मैं आपको बताऊंगा वो तो क्वेश्चन के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो समझते हुए चलते हैं। जैसे आपसे अगर कोई भी पूछता है कि हिस्ट्री क्या है, आप एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करोगे कि हिस्ट्री क्या है। तो मैंने जो समझा है, और हालांकि जो फादर ऑफ हिस्ट्री है आप सबको पता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस है, सब जानते हैं। हेरोडोटस के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री का जो डेफिनेशन है कि किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशंस करना, किसी चीज़ की इंक्वायरी करना, दैट इज़ अ हिस्ट्री। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट और भी चीज़ है इसके अंदर, कि जब चीज़ों को हम विद द पैसेज ऑफ टाइम समझते हैं तो हम उसको हिस्ट्री में रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें समय के साथ साथ चेंज होते आ रहा है, हर एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोसाइटी है या धर्म है या कल्चर है, तो इनमें वक्त के साथ साथ कुछ परिवर्तन ज़रूर है। अब जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी है हिंदुस्तान का, आज से 100 साल पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वैसा नहीं था भारत का, या जो इकोनॉमिक कंडीशंस भारत का अभी है और जो पहले इकोनॉमिक कंडीशन था वैसा नहीं था। जो गांव देहात की कहानी थी, जो ग्लोबल गांव नहीं होता था पहले, विलेज नहीं होता था, तो उसकी वजह पहले कुछ और थी। अब जो ग्लोबल विलेज है वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब है, चीज़ों में जो परिवर्तन होती है किसी भी एस्पेक्ट पे हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, रिलीजियस हो, तो इसके अंदर जो चेंजेस होती है, जो परिवर्तन होती है, उसके पीछे जो वजह होती है परिवर्तन होने के पीछे, हम उन परिवर्तन को, उन चेंज को हम हिस्ट्री में तलाश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि हिस्ट्री क्या है, तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेशन अच्छा है कि जो भी तब्दीलियां हो रही है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, तो हम इन के पीछे जो वजह है चेंज होने का, तो हम उसको सीधे कहाँ तलाश करते हैं, हिस्ट्री में। कहने का मतलब है कि जो कॉजेज हैं इसके पीछे, कि आखिर क्यों चीज़ें वजह मतलब चेंज हो रही है, तो हम इसको सिर्फ हिस्ट्री में तलाश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों चेंजेस हो रही है सोसाइटी के अंदर, उस वक्त का जो पूरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था। तो ये डेफिनेशन है कि चेंजेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं और उसके पीछे जो वजह होती है उस चीज़ को हम जो है हिस्ट्री के अंदर समझते हैं। तो फर्स्ट ये चीज़ है। अब सेकेंड देखिए क्या है। आपने सब सुना होगा कि हिस्ट्री को जो है कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट से जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न्स वगैरह ये सब हैं, हमें सब आता है। लेकिन
एक और चीज़ आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं, अगर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, हालांकि हिस्ट्री तो एक यूनिटी के लिए है, एकता के लिए है, लेकिन हम कन्वीनियंस के अपना जो है इसको पढ़ने और लिखने के लिए तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो एक जो बेसिस है हिस्ट्री को, तो वो हम एक कह सकते हैं कि जो लिखने वाली चीज़ों को लेके एक हिस्ट्री पे डिविजन्स है। जैसे हम कह सकते हैं कि राइटिंग सिस्टम को लेके, अब जैसे मान लीजिए कि राइटिंग सिस्टम को लेके कैसे डिवाइड किया गया हिस्ट्री को, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो लिखने का काम शुरू हुआ या लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले हंटर गैदरर सोसाइटी में रहते, उसके बाद जो उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकला, फिर गांव वगैरह बना, फिर उससे शहर बना, इस तरह का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो सबसे पहले अगर लिखने की बात हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले, तो जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशंस था, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, जैसे कई सिविलाइजेशंस का नाम है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस आपने सुना है, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के बारे में सुना है, चाइनीज सिविलाइजेशंस के बारे में सुना है, और इंडिया के अंदर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस या हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में आपने सुना है। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस है और जो इंडिया के अंदर, मेसोपोटामिया बेसिकली, मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम था। आपने अगर मैप देखा होगा, ठीक है, जैसे इस तरह से अगर इंडिया का हम मैप बनाते हैं यहाँ पे, तो इससे दूर जाके जो है यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि इराक है, क्योंकि इराक जो है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया में आता है, मध्यकाल एशिया में। यहाँ पे जो कंट्रीज है वो सेंट्रल एशिया का है। तो जैसे अफगानिस्तान हो गया, आपका जो है उज्बेकिस्तान हो गया या किर्गिस्तान हो गया, तो ये सारे मध्यकाल एशिया में है। तो यहाँ पे इराक है। इराक में जो है दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं और सवाल भी कई बार आ जाते हैं। हाँ, उसमें एक तिग्रीज नदी का नाम है और यूफ्रेट्स है। तिग्रीज और यूफ्रेट्स उर्दू में दजला और फरात दो नदी हैं इम्पॉर्टेंट। उन दो नदियों के बीच में जो है वहाँ पे एक सिविलाइजेशन शुरू हुआ और उस सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामिया इसलिए क्योंकि मेसो का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच वाली जो ज़मीन होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसका नाम है मेसो, उसको बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया जो है उसी से हुआ, मेसो से मेसोपोटामिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि, और आज का अगर समझना हो तो आज का जो इराक है उसका ही पुराना नाम है। जैसे श्रीलंका का जो पुराना नाम है सीलोन है, या आप ईरान का पुराना नाम ले लीजिए पर्शिया है, या पटना जो इंडिया के अंदर है उनका पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र है। ठीक उसी तरह से जो इराक का पुराना नाम था वो मेसोपोटामिया था। तो उसमें एक सिविलाइजेशन उभर कर सामने आई इराक के अंदर जो यूफ्रेट्स और तिग्रीज नदी के बीच में है, उसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस कहते हैं। ठीक उसी ज़माने में एक और सिविलाइजेशंस यहाँ पे उभर कर सामने आया जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर, जैसे आपका जो है राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया और आज का जो पाकिस्तान है वो एरिया हो गया। तो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन उभर कर सामने आई और उस सिविलाइजेशंस का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, और या फिर आप इसको हड़प्पन सिविलाइजेशंस कहते हैं। हमारा टॉपिक्स भी होगा, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया, क्या क्या हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशंस हुई। अगर इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 2600 BC है। 2600 BC का मतलब हो गया कि लगभग 4500 साल पहले की कहानी है, 4500 पौने 5000 साल पहले की कहानी है। तो जो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया था वो बेसिकली एक कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन था, मतलब इसी ज़माने में हुआ। और कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिला है जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को मिला, जो हिस्ट्री के अंदर ब्रांच है आर्कियोलॉजी, जो जाँच पड़ताल करते हैं, तो उनको कुछ ऐसी एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस का जो ट्रेड कनेक्शन था, जो तिजारत था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मौजूद था। कुछ चीज़ें इनका यहाँ पे मिला है, कुछ चीज़ें इनका यहाँ पे मिला है, तो इसलिए हम इसको एक कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन कहते हैं कि इसी के ज़माने में जो उभर कर सामने आए। फिर नीचे में एक अफ्रीका में सिविलाइजेशन उभर कर सामने आया, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे जो एक सिविलाइजेशन आपका चाइनीज सिविलाइजेशन आया। तो टॉपिक्स में हमारा जो है जैसे 9th वगैरह या 11th में तो इंडस वैली से सवाल पूछते हैं या मेसोपोटामिया वगैरह से। तो सबसे पहले जो लेखन कला है, जो लिखने का है, राइटिंग सिस्टम्स है, वो जो उभर कर सामने आया वो आया बेसिकली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस के अंदर, और वहीं से जो है लिखने का ये रिवाज शुरू हुआ। फिर बाद में हड़प्पा के अंदर आया। तो जब इतिहास को हम डिवाइड करते हैं
तो एक जो पूरी दुनिया के इतिहास को हम देख लें तो एक तो लेखन कला को भी बेस बना के हम डिवाइड करते हैं कि कहाँ लेखन कला आया, कहाँ पे लेखन कला नहीं आया, या लेखन कला से पहले जो वहाँ की हिस्ट्री थी तो हम उस हिस्ट्री को किस नाम से जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिफोर राइटिंग सिस्टम्स, आफ्टर राइटिंग सिस्टम्स और विद इन द राइटिंग सिस्टम, राइटिंग सिस्टम्स के बाद, राइटिंग सिस्टम्स में, और फिर राइटिंग सिस्टम से पहले। तो अगर हम राइटिंग सिस्टम को, लेखन कला को अगर हम सामने लेके बात करें तो जो सबसे पहला टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री टाइम। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, आप ध्यान दीजिएगा तो पूछ लेते हैं, प्री हिस्ट्री टाइम, ठीक है। और फिर आगे हम प्रोग्रेस करते गए और एक हमारा जो है आ गया यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री, और फिर और आगे हम प्रोग्रेस करते गए तो हमारे यहाँ आ गया हिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को, लेखन कला को सामने रखते हुए। हालांकि आप सुने होंगे, आप आज तक यही सुने होंगे कि मॉडर्न इंडिया है, मध्यकाल है, एंशियंट है, वो भी डिविजन्स है, लेकिन हम सब चीज़ों को समझते चलेंगे। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये चीज़ है। प्री हिस्ट्री का मतलब ऐसा ज़माना जहाँ पे लेखन कला नहीं मौजूद था। तो इंडिया के अंदर इस टाइम पीरियड को अगर देखेंगे तो एक एज आता है, पाषाण काल जो है, पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज के अंदर जो लोग बेसिकली कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं हुआ करता था, इनकी जो सोसाइटी थी उनको हंटर गैदरर सोसाइटी कहते थे। जानवरों को मारना, उससे गोश्त प्राप्त करना और फिर उसका अपना भोजन करना, जंगल में रहना, गुजर बसर करना। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स या परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स होता रहता था। और आपने ये भी देखा होगा कि मूवमेंट्स होने की वजह क्या थी, क्योंकि जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। फिर एक जगह पर्टिकुलर जगह पे जो लोग रहते थे तो वहाँ पे जो भोजन होता था, जो गज़ा जानवर होते थे या वहाँ पे जो पेड़ पौधे वगैरह होते थे, उन चीज़ों का फिर एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है, लगातार कंजम्पशन होता था, कंज्यूम करते थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। तो फिर वहाँ से मूव करके वो दूसरी जगह चले आते थे। फिर इस तरह से पानी का भी कुछ था कि पानी वहाँ पे नहीं होता था तो फिर पानी के तलाश में चले आते थे। तो कहने का मतलब था कि परमानेंट जो सेटलमेंट था वो नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे। और मूव करने के पीछे वजह जो था वो बेसिकली जानवरों का पीछा करना, या उस पर्टिकुलर जगह में जो चीज़ें उपलब्ध था जिसको वो कंज्यूम करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर रहा था, वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाना था, इसलिए वो मूव करता रहता था एक जगह से। तो जो हमारे पास जो पैलियोलिथिक एज है, या जिसको हम हंटर गैदरर सोसाइटी कहते हैं, तो वो टाइम पीरियड्स को या उस ज़माने को हम रखेंगे यहाँ पे प्री हिस्ट्री के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आएंगे अभी पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक्स वगैरह है, अर्ली पैलियोलिथिक, लेटर पैलियोलिथिक है, वो सब भी है। तो आप ये समझिए कि जहाँ पे लिखने का रिवाज नहीं था उसको हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से प्रोग्रेस करते करते हम पहुँच गए प्रोटो हिस्ट्री में। तो अगर इंडिया के हिस्ट्री में ये देखना हो कि इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री कब से शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि जब मेसोलिथिक ख़त्म हो गया, नियोलिथिक ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है मेटल एज की शुरुआत हुई, आयरन, कॉपर, इस तरह से जो है हुआ। तो एक ज़माना हुआ कि लोग जो है सीधे गांव से निकल के शहरों में आए और फिर शहर वगैरह बसना शुरू हुआ इंडिया के अंदर। फर्स्ट टाइम जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है भारत के अंदर, जो शहर का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ पे पानी निकास का सिस्टम था, जहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड तरीके से लोग मेंटेन रखते थे अपने आप को। जिस तरह से आज होता ना शहरों के अंदर, आप जिस तरह से लाइफ गुजारते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से ही जो है वो लाइफ की शुरुआत हुई शहरों के अंदर। लेकिन हमेशा से तो ये नहीं था, पहली दफ़ा हुआ। तो पहली बार जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, जो शहरीकरण का कॉन्सेप्ट हुआ भारत के अंदर, जो शहर उभर कर सामने आया है, इसमें कई शहरों के नाम भी है। जैसे मोहिंजोदाड़ो एक शहर उभर कर सामने आया, हड़प्पा आया, कालीबंगन है, लोथल है, धौलावीरा है, राखीगिरी है, बनावली है। तो हम इस तरह के हम आपको कराएंगे, पूरा लिखवाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप फिलहाल अभी समझें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, या आप बेसिकली जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए या आप इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लीजिए, जो इंडस नदी के आसपास जो उभर कर सामने आई, इसलिए क्योंकि इंडस नदी के आसपास का था इसलिए इंडस के नाम से ये चीज़ें। सिंधु घाटी आप सुने होंगे, तो ये सिविलाइजेशन आया। इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखने के पीछे एक वजह यह था कि लिखने का रिवाज तो यहाँ पे आ गया था इंडस वैली के अंदर, लेकिन फ़र्क इतना है अभी कि जो चीज़ें इंडस वैली में लिखने का जो भी हमें मिला है एविडेंसेस, जहाँ पे वो लोग लिखे हैं या जो भी एविडेंसेस हमने इकट्ठे किए हैं, उसको बेसिकली अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिसाइफर नहीं हो चुका। डिसाइफर का मतलब उन एविडेंसेस को हम अभी उस तरह के मेथड्स को नहीं अपना पाए हैं, या उस तरह के जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल किया गया था या जो लिखा गया था, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो जाहिर सी बात है वो लिखने की चीज़ें तो है मौजूद, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जाहिर सी बात है लिखने का रिवाज तो था, तो इसलिए इंडस वैली को हम हड़प्पा में रखते हैं। तो पहली दफ़ा हिंदू, और इसका अगर टाइम पीरियड आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है
2600 BC जो है इसका एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। 2600 BC, BC AD क्या है, कैसे इसको निकालते हैं हम ये भी समझेंगे, लेकिन अभी देखिए कि 2600 BC में। और इंडस वैली क्यों मशहूर था, बेसिकली पहली दफ़ा हिंदुस्तान में जो है एक शहरीकरण की शुरुआत हो रही थी, है ना, शहरीकरण की शुरुआत हो रही थी, बड़े बड़े शहर उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे मैंने आपका अभी नाम लिया कुछ देर पहले। तो ये एक शहरीकरण की शुरुआत है। लोग, अब देखिए पहले जंगल में था, फिर वहाँ से निकल के गांव में आया, फिर खेती वगैरह शुरू किया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे जो है वो गांव से जो है, जैसे फॉरेस्ट में था, फॉरेस्ट से निकल के जो है वो विलेज बना, फिर विलेज से निकल के जो है वो सिटी या टाउन बना। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ना, यहाँ से यहाँ तक के जो रास्ते हैं, जो फासले हैं, या जो टाइम लगा है, काफ़ी समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। सिर्फ हम इसको 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन करोड़ों साल इस चीज़ को करने में लगा है। तो ये जो स्टेज देख रहे हैं ना आप, ये स्टेज यहाँ तक जो इंसान का डेवलपमेंट्स है वो बेसिकली शहर, तो वो इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशंस। तो हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को रखते हैं। अब सवाल यह है कि फिर हिस्ट्री क्या है भाई, जब प्रोटो हिस्ट्री हमने समझ लिया तो फिर हिस्ट्री क्या है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर क्या है कि लिखने का रिवाज है, यहाँ पे भी लिखने का रिवाज था, यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लिखा गया है वो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो अगर आप ये देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर कि पहली बार जो लेखन कला है, जो राइटिंग सिस्टम्स है, जिसको हमने जो है वो क्या कहते हैं, जो पढ़ना या समझना शुरू किया है, वो बेसिकली अशोकन टाइम पीरियड से, क्योंकि अशोका वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु गेव द वॉर, मतलब जिन्होंने पहले लड़ाई दी हिंदुस्तान में, कलिंगा वॉर कोस्टल एरिया के अंदर। ऑल्सो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु गेव अस द राइटिंग सिस्टम, एंड दैट राइटिंग सिस्टम्स विच वी नो एंड विच वी फैमिलियर विद दैट सिस्टम्स, कि क्या उसका जो है लिखने का था। तो हम उस चीज़ को पढ़ पाए हैं। जैसे मान लीजिए कि अशोका के ज़माने में जो चीज़ों को लिखा गया, तो कुछ चीज़ें तो पाली में लिखा गया, फिर कुछ चीज़ें प्राकृत में भी मौजूद है, कुछ चीज़ें संस्कृत है, क्योंकि उस वक्त का जो ऑफिशियल था वो संस्कृत ज़बान था। पाली जो ज़बान था वो आम आदमी का ज़बान था, कॉमन मैन का ज़बान था। कॉमन जो मैन थे उस ज़माने में, वो लोग बेसिकली पाली बोलते थे या प्राकृत बोलते थे। तो अशोका के ज़माने के जो एविडेंसेस हैं वो अफगानिस्तान वगैरह के भी एरियाज़ में मिले हैं। जैसे वहाँ पे खरोश्ती चलता था, खरोश्ती काइंड्स ऑफ लैंग्वेज था जो अफगानिस्तान के एरिया में बोली जाती थी। तो खरोश्ती में भी कई ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके जो इस बात की इशारा करते हैं कि अशोक की हुकूमत अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। पूरा टाइम पीरियड है, हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो आप समझ गए कि ऐसी राइटिंग सिस्टम्स जो अशोका ने दिया और जिसको हम पढ़ भी पाए हैं, और जिसके एविडेंसेस को पढ़ने के बाद हम समझ भी लिए हैं कि अशोका ने क्या कहा। जैसे अशोका की पॉलिसी, धम्मा पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया, क्योंकि संस्कृत भी हमें समझ में आ गई, पाली प्राकृत वगैरह में भी हमें समझ में आ गया। तो एक्चुअली जो हम कहते हैं कि राइटिंग सिस्टम हमें समझ में आ गया और हमने उस चीज़ के ऊपर जो काफ़ी एविडेंसेस भी इकट्ठा कर लिए, वो बेसिकली हिस्ट्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि अशोका को हम हिस्ट्री के अंदर जो है रखेंगे, और यहाँ से जो है हमारा एक जो है लेखन कला है, जो राइटिंग सिस्टम्स हैं, उसको हम समझ लिए हैं अच्छे से। तो एक लेखन कला हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, तो ये एक डिफरेंस है जो आपको समझ में आता है। कई दफ़ा पूछ लेते हैं कि विच पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर एज द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर एज द प्रोटो हिस्ट्री, विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर एज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो किस पीरियड को कंसिडर किया गया है, प्री हिस्ट्री के अंदर रखा गया है, किस पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखा गया है, और किस पीरियड को वो हिस्ट्री में रखा गया है। तो ये एक मोटे तौर पे जो हिस्ट्री का डिविजन्स है लेखन कला को सामने रखकर, तो वो बेसिकली यही डिविजन्स है जिसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे। सवाल भी हम एक दो देख लेंगे इसके अंदर, जो जामिया में हालांकि 12th क्लास के बाद जो सवाल पूछा गया है, जैसे बीए हिस्ट्री में या बीए पॉलिटिकल साइंस में, तो हमने 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर देखा है, शायद पिछले से पिछले साल का देखेंगे, तो उसमें बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री पे सवाल पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जब तक बच्चों को प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा तो वो आंसर कैसे करेगा इस चीज़ को। तो फर्स्ट डिविजन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द राइटिंग सिस्टम, लेखन कला के बुनियाद पे जो इतिहास को बांटा गया है वो बेसिकली ये इतिहास। फिर सेकेंड डिवीजन जो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का जो क्लास है वो काफ़ी समय लगेगा, लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको समझाएंगे हिस्ट्री क्या है, कैसे इसको डिवाइड करें। तो सेकेंड डिवीजन जो हिस्ट्री का है वो ये समझते हैं कि बेसिकली इसमें सोर्स के बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। अगर मोटे तौर पर देखें, जाहिर सी बात है जब भी हम इतिहास के ऊपर बात करते हैं
कि हमारी इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या है, तो आप जानते हैं कि सोर्स का बड़ा अहम रोल होता है। सोर्सेस तो पता है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पत्थर के ज़रिए चीज़ों को समझ रहे हैं, या कोई बिल्डिंग्स है, इमारत है, उसके ज़रिए समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया, मध्यकालीन भारत को समझना है, तो हमारे पास अब अकबर तो आएंगे नहीं कब्र से उठ के आपको बताने के लिए हाँ भाई मेरा शासन था, हम हुकूमत किए थे। तो आप क्या करते हैं, किसी सोर्स के जरिए अकबर को समझने की कोशिश करते हैं, या मुगल्स या दिल्ली सल्तनत या राजपूत वगैरह जो अर्ली मिडिएवल का है, उस पर भी है कि अर्ली लेटर दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कैसे ये हुआ, तो इसको अगर आप समझेंगे तो इसमें क्या है कि सोर्स का बड़ा अहम रोल होता है। अब इसके अंदर दोनों तरह के सोर्सेज होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी बेसिकली वो सोर्सेस जो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है, और सेकेंडरी का मतलब है कि जो ओरिजिनल फॉर्म से लेके जो लिखा गया, जैसे बुक्स वगैरह जो बाद में हिस्टोरियंस लिखे हैं, वो एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे है। तो सोर्स के जरिए हम समझते हैं इतिहास को। जैसे आप सोर्स में जो है प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेस, और फिर आप जो है सेकेंडरी सोर्सेस कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेस क्या है। तो प्राइमरी सोर्सेस से कुछ बुक्स मिल गए उस ज़माने का, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिल गया, कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ पत्थर। तो ये जो डिविजन्स मैं आपको समझाऊंगा, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस है कि सोर्सेस को सामने रख के जो है वो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो अब सोर्सेस के जरिए अगर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ पे समझिए मोटे तौर पे कि कितने तरह से हिस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया गया है सोर्सेस पे। एक और हम बना देते हैं। पहला जो फर्स्ट है, पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है, आप सबको पता है, पैलियो का मतलब है ओल्ड, ठीक है। और जो लिथिक है, लिथिक का मतलब है आपका स्टोन। तो चाहे पैलियोलिथिक कह लीजिए या इसको आप जो है ओल्ड स्टोन एज कहिए, एक बात है, ठीक है। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज है। फिर सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड जो है टाइम पीरियड हमारा, उसको मेसोलिथिक कहते हैं। मेसो का मतलब होता है मिडिल। अभी क्या है समझेंगे, मिडिल, ठीक है। और लिथिक का मतलब है स्टोन। तो ये जो है आपका मिडिल स्टोन एज है। फिर इसके आगे हम चलेंगे तो एक टाइम पीरियड्स आपका है नियोलिथिक का। नियो का मतलब न्यू, और लिथिक का मतलब है आपका स्टोन। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू स्टोन एज। और एक टाइम पीरियड इसी से रिलेटेड है जिसको चाल्कोलिथिक कहते हैं। हालांकि कुछ हिस्टोरियन इस बात से एग्री नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, नियोलिथिक ही चाल्कोलिथिक है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, चाल्कोलिथिक पीरियड एक नई पीरियड था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। और पैलियोलिथिक के अंदर भी जो है दो इंपॉर्टेंट है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक को अगर पढ़ेंगे। एक आपका अर्ली पैलियोलिथिक है, या आप कह सकते हैं कि अर्ली स्टोन एज, और एक आपका लेटर पैलियोलिथिक है या लेटर स्टोन एज है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो इंडियन हिस्ट्री है, ये इंसान के डेवलपमेंट्स का सबसे जो फर्स्ट कहानी है यहीं से शुरू हुआ, पैलियोलिथिक से ही शुरू हुआ। आप देखें कि इंसान का जो है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स है। आज जैसे हमारा जो साइंटिफिक नेम है, हम सब जानते हैं होमो सेपियंस है, लेकिन हमेशा होमो सेपियंस का मतलब यह है कि जो इसको डिफाइन किया गया है, साइंटिफिक डिफाइन किया गया है कि दो हाथ हैं, दो पैर हैं, पैरों से चलेंगे, हाथ फ्री है काम करने के लिए। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशंस हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि होमो सेपियंस था। आज जो हम मौजूदा हैं, जो होमो सेपियंस हैं, कि बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 1.56 मिलियन ईयर अगो। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया तो उससे पहले भी मौजूद थी, क्योंकि दुनिया तो बहुत पुरानी है, करोड़ों से भी ज़्यादा पुरानी कहानी है। तो उस वक्त जो हमारा है, तो कई इंसानों के डेवलपमेंट्स के स्टेजेस हैं, इवोल्यूशन जिसे कहते हैं। इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ है। पहले ये था, फिर उसमें थोड़ा इवोल्यूट करके फिर हुआ, फिर इस तरह से। तो जैसे होमोनाइड्स नाम था इंसान का, या होमोसेबिल्स भी कहते थे, होमो इरेक्टस भी था। इरेक्टस का मतलब होता है खड़े होना। जब इंसान ने धीरे धीरे खड़े होना सीखा, उसे होमो इरेक्टस कहते हैं। फिर हम लास्ट स्टेज में पहुंचे, वो होमो सेपियंस का। तो पूरी जो कहानी है ना, होमोनाइड्स की कह लीजिए, होमोसेबिल्स की कह लीजिए, या होमो इरेक्टस की कह लीजिए, या बाद में जो होमो सेपियंस बना, तो वो पूरी कहानी जो है वो पैलियोलिथिक एज के अंदर ही हमें देखने को मिलता है।
या पैलियोलिथिक एज से पहले जो अर्ली पैलियोलिथिक है। फिर लेटर पैलियोलिथिक के अंदर तो बहुत हद तक डेवलप कर चुका था, लेकिन अर्ली जो पैलियोलिथिक है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिला है। तो सबसे पुरानी कहानी अगर इंसान की हिस्ट्री का है, जिसे ह्यूमन हिस्ट्री कहते हैं, तो वो फिर आते हैं मेसोलिथिक एज के अंदर। तो मेसोलिथिक में क्या है कि मिडिल स्टोन एज है, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में अगर हम डेवलपमेंट्स देखें कि क्या बेसिकली डेवलपमेंट्स हुआ, डिवाइड किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि वी वर हंटर गैदरर्स इन एंशियंट और अर्ली टाइम पीरियड। हंटर गैदरर्स थे, तो जानवरों को मारने के लिए जो हमारे पास हथियार था, जो वेपन्स था उस ज़माने में, वो बेसिकली पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो इस्तेमाल किया है बेसिकली जानवरों को मारने के लिए, वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं। हालांकि और भी चीज़ था जिसके ज़रिए जानवरों को मारा जाता था, जैसे उसमें एक लकड़ी वगैरह भी था। तो जाहिर सी बात है लकड़ी तो इतने दिन तक नहीं टिकेगा, वो बारिश की वजह से या इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन पत्थर तो मौजूद रहेगा। तो जो पत्थर था उस पत्थर को इस्तेमाल करते थे वो जानवरों को किल करने के लिए, मारने के लिए। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर है तो एक, हालांकि बहुत सारा डेवलपमेंट्स है, एक तो पत्थरों के डेवलपमेंट्स के ऊपर हम दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पत्थरों का साइज पे आप गौर करेंगे, जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर था, जहाँ इंसान जानवरों को मारते थे, तो उसमें जो था वो एक बड़ा सा पत्थर का इस्तेमाल करता था। काफ़ी बड़ा सा पत्थर होता था, उठाते थे और फिर उसको जो है, फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि इतने बड़े पत्थर को उठाने में जो है काफ़ी एनर्जी लगता है और जानवर इतने देर तक जो है, मतलब जब तक पत्थर उठा के हाथ में ये करें इतने देर तक जो है वो जानवर भाग जाता है। तो फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि इस पत्थर को साइज़ को छोटा किया जाए। तो फिर पत्थरों को एक छोटे छोटे अंदाज पे किया गया, साइज़ पे। तो यहाँ पे जो पत्थरों का साइज़ था वो छोटा कर दिया गया। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि पत्थर को नोकीला बनाया गया, शार्प बनाया गया, क्योंकि इंसान जब भी पहले कुछ करता है तो फिर वो सोचता है फिर आगे कुछ बेहतर ही देखने को मिलता है, क्योंकि सोचते हैं, टाइम देते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पत्थर के जो साइज़ था उसको स्मॉल किया गया। स्मॉल इसलिए ताकि आसानी से उसको उठाया जा सके, इतना एनर्जी ख़त्म ना हो, और दूसरी बात स्मॉल के साथ साथ उस पत्थर को काफ़ी शार्प किया गया। शार्प कह लीजिए या उसको आप कह लीजिए कि उसको पॉइंटेड किया गया, नुकीला बनाया गया, और फिर तब उसको जो है जानवरों को मारा गया। तो जब हमें जंगलों में इन सब चीज़ों को हम लेते हैं या हमें कहीं पे भी मिलता है कि यहाँ पे इंसान का सोसाइटी हुआ करते थे पहले, तो हम जब उस पर्टिकुलर एरिया में पहुँचते हैं तो हमें जो एविडेंसेस मिलता है वो दोनों मिलता है। तो एक बड़ा सा भी पत्थर मिलता है, फिर कुछ जगह जाके स्मॉल पत्थर होता है। तो इसलिए हम इस पूरे टाइम पीरियड को स्टोन एज कहें कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। और फिर यहाँ पे और ज़्यादा पॉइंटेड किया गया और इसको बेहतर किया गया, मतलब सब पत्थरों को बेहतर करने में लग गए और फिर उससे जो है वो जानवरों को किल करना शुरू किया। तो ये बेसिकली पत्थरों को लेके जो है इस तरह से इसको डिवाइड्स किया गया है। अब सुनिए क्या होता है, मेसोलिथिक तक अगर हम बात करें तो मेसोलिथिक तक जो है एक दो डेवलपमेंट्स और हुआ यहाँ पे, जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ। फायर का जो है वो हुआ, क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट्स हुआ बेसिकली, और लोगों ने जो है वो पत्थर से पत्थर को जो है वो टकरा के जो है उससे आग पैदा किया। तो एक डेवलपमेंट्स यहाँ पे फायर का हुआ। फिर नियोलिथिक के अंदर जो है वो आया इधर से, और नियोलिथिक के अंदर जो है एक बेसिकली क्या हुआ कि पैलियोलिथिक के बाद क्लाइमेटिक चेंज हुआ। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें देखने को मिला है, और उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो एरियाज बर्फ से ढका हुआ था या जो डेंस फॉरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, ये सब चीज़ें ख़त्म हुई क्योंकि मौसम गर्म होना शुरू हुआ। तो बारिश हुई, फिर जो क्या हुआ कि जंगल ख़त्म होकर जो है वो मैदान बना, और मैदान बनने के बाद जो है फिर लोग बाहर निकल के जो है वो खेती की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो नियोलिथिक से ये चीज़ें शुरू हो गई। मेसोलिथिक के बाद जो नियोलिथिक पीरियड्स के अंदर हम आए, तो नियोलिथिक पीरियड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिला वो ये मिला कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस हुआ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस का मतलब होता है कि लोग अब जो है कृषि के तरफ बढ़ना शुरू हुए थे। रिवोल्यूशंस, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। और कहा यह जाता है कि प्राचीन भारत के अंदर अर्ली ये सब में अगर देखेंगे तो एक बहुत जो टर्निंग पॉइंट्स है बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो वो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हुआ जो नियोलिथिक पीरियड का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अब लोग खेती करना शुरू किए जंगलों से निकल कर। अब जो था इसके अंदर जो हाउस परमानेंट नहीं था, यहाँ पे वो परमानेंट हाउस बनाया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे भी आप खेती मतलब शुरू करते हैं तो फसल लगाने और फसल को पक के तैयार होने में काफ़ी समय लगता है।
फिर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको बैठ के जो है वो देखना होता है कि फसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो जाहिर सी बात है एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे ज़रूरत था, तो एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ लोगों ने बढ़ना शुरू किया। एक दो लोग आए शुरुआत में, फिर कई लोग आए, फिर धीरे 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 जो है वो एक ग्रुप ऑफ हाउसेज हो गया, कई घरों के समूह हो गए, और फाइनली जो है वो एक आपका गांव बन गया, विलेज बन गया। फिर जो है वो एक मार्केट सिस्टम्स वहाँ पे आया, फिर एक्सचेंजिंग शुरू हुआ आपस में। तो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस वाज द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ अर्ली मेसोलिथिक नियोलिथिक एज विच कंसीडर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और यहाँ से जो है वो एकदम अलग सा ही डेवलपमेंट देखने को मिला, एक डिवीजन तो यहाँ है। तो देखिए अब याद रखने वाली क्या बात है, डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो कहाँ पे हुआ, तो मेसोलिथिक के अंदर हुआ। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस कहाँ पे हुआ, तो नियोलिथिक के अंदर हुआ। और यहाँ से जो है बेसिकली क्या हुआ, पत्थरों का भी इस्तेमाल था, न्यू स्टोन एज कहते हैं, पत्थरों का था, लेकिन लोग इसके अंदर कम थे। और इसी टाइम पीरियड के अंदर जो लेटर फेज में है, अर्ली फेज में तो यहाँ पे था कि स्टोन्स वगैरह था, लेकिन लेटर फेज के अंदर वो लोग निकल के जो धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। और चारकोलिथिक में जो है पूरी तरह से जो है वो डेवलपमेंट्स हो गया। तो एक हिस्ट्री को लेखन कला के बुनियाद पर डिवाइड किया गया है, फिर एक हिस्ट्री को जो है आपको इस हिसाब से जो है डिवाइड किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें एग्रीकल्चर को सामने रख के, फायर को, आग को सामने रखे, पत्थर को सामने रख के, पत्थर के साइज को और पत्थर के अंदर जो शार्पनेस है, जो पॉइंटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सामने रख के जो वो हिस्ट्री को इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर बाद में जब आप चीज़ों को लिंक करेंगे, जैसे पैलियोलिथिक को आप प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ये सब से अगर लिंक करेंगे तो आपको कई बातें कॉमन होगा। मैं अभी आपको समझाऊं। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फिर डिवाइड किया गया, तो बेसिकली मेटल्स को लेके भी डिवाइड किया गया हिस्ट्री को। मेटल्स को लेके क्या है कि एक ज़माना है हिस्ट्री का जो कम्प्लीटली लोग, जैसे हमको पता है कि सबसे पहले स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पत्थर का, मतलब जानवरों को मारने के लिए। लेकिन पत्थर का इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम हुआ इस पीरियड के अंदर, और फिर लोग धीरे धीरे जो वो ब्रॉन्ज की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। अब ब्रॉन्ज एज का अगर मोटे तौर पे हम बताएं कि ब्रॉन्ज कब से शुरू हुआ, तो ब्रॉन्ज बेसिकली नियोलिथिक टाइम पीरियड से शुरू हो गया था। जो नियोलिथिक पीरियड है जो आप वहाँ पे देखें, या चालकोलिथिक का जो अर्ली फेज है, तो वहाँ से ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो चुकी थी, पहला मेटल जो था। फिर ब्रॉन्ज से प्रोग्रेस करते 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 लोगों ने जो है आगे बढ़ा, और फिर एक जो है कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हम इसको कॉपर एज बोलते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ा, और फिर लोगों ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया आयरन का। तो आयरन जो है वो सबसे लास्ट है, हम बताएंगे। अगर आप हिंदुस्तान में देखें कि आयरन का सबसे पहले कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो हम सबको पता है कि आयरन का जो इस्तेमाल है सबसे पहले 600 BC में हुआ है। और हिंदुस्तान का जो 600 BC है वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। टर्निंग पॉइंट्स मतलब यहाँ से हिस्ट्री एक अलग डायरेक्शंस में निकला, क्योंकि यहाँ के 600 BC के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि गैंगेटिक वैली जो है, गंगा जो है, हम पढ़ेंगे इसमें, ये वाला जो टाइम पीरियड है इंडस वैली के बाद का है। मतलब इंडस वैली के अंदर लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में उनको पता नहीं था। द पीपल्स ऑफ इंडस वैली वर नॉट फैमिलियर विथ आयरन, दैट इज वाई द पीपल्स वर प्रीफर्ड टू लिव अराउंड द river of Indus, because the area of Indus were not so dense, but the area of Ganga or the Gangetic Valley was very thick or dense. Today's area बंगाल, मान लीजिए बिहार आपका है, झारखंड, तो यहाँ पे गंगा नदी है, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डेंस है। तो इफ़ यू वांट टू सेटल दैट प्लेस एट दैट टाइम, तो बिफोर दैट यू हैव टू फिनिश द फॉरेस्ट और यू हैव टू कट द फॉरेस्ट। But at that time peoples don't have the weapons through which they can cut the forest. They didn't have the weapons. फिर बाद में जो है उनके पास हथियार आया आयरन का, और with the help of iron weapons they started to finish or cut the forest and start to settle around the rivers of Ganga. इसलिए देखेंगे कि the first empire of Indian history, that was the very famous empire, that was the Mauryan Empire, first time emerged in Indian history around the river of Ganga, not the river of Indus. तो एक ये चीज़ है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुआ। तो इंडस के लोग जो है वो नहीं जानते थे इसके बारे में। फिर बाद में गंगा, तो
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस की जो कहानी है वो 600 BC की कहानी है, और 600 BC से जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आएगा 600 BC, 2600 BC का 600। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा मॉडर्न है, मतलब आज से ये क्यों, क्योंकि 4500 साल पहले हो गया। इसको अगर देखेंगे तो ये कितने साल पहले हो गया, 2600 साल पहले हो गया, क्योंकि 600 साल ये हो गए और 2000 साल ये मान लीजिए आप, तो 2600। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2500 साल पहले ही और 2000 साल प्लस कर दे, 4500 साल। तो ये कहानी नई है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे क्या था, आपने देखा कि यहाँ पे इंडस वैली उभर कर सामने आया था, या इसको हड़प्पन कहते हैं, तो यहाँ पे नहीं था। लेकिन बाद में जब हम यहाँ पे पहुँचे तो फिर हमारे पास जो है वो आयरन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते गए तो फिर हम सिल्वर और गोल्ड की तरफ बढ़ते गए। फिर हमने सिल्वर इस्तेमाल करने में शुरू किया, जो चांदी था, फिर हमने गोल्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, जो सोना। तो इस तरह से एक जो है आपका मेटल एज की जो है एक यहाँ पे है, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन आप जब भी बुक्स खोल के बैठते हैं या जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसी कई चीज़ें होता है। कहीं पे आप जब बैठ जाते हो तो कहीं पे आपको प्री हिस्ट्री मिलता है देखने को, फिर कहीं पे आप जब सिलेबस देखते हो तो प्रोटो हिस्ट्री मिल जाता है ना, फिर कहीं पे आपको आयरन एज मिल जाता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस पीरियड की कहाँ से शुरुआत हुई है, किसको क्या करेंगे। तो एक तो ये था। अच्छा, इसको हम एंशियंट में रखे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब एंशियंट के अंदर ही है। एंशियंट मतलब जो प्राचीन भारत है, उसका एक लैंडमार्क है इंपॉर्टेंट कि प्राचीन भारत कहाँ तक माने। तो जो 647 AD है, हर्षवर्धन के ज़माने तक जो हिंदुस्तान के अंदर कंसिडर किया गया है वो बेसिकली प्राचीन भारत किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर अर्ली शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो सेंट्रल एशिया के साथ जो कंटैक्ट हमारा है, और मध्यकाल एशिया से जो आक्रमण है, या मध्यकाल एशिया से जो लोग इंडिया पहुंचना शुरू कर देते हैं, है ना, तो वो फिर एक अलग तरह का जो हमारा हिस्ट्री के अंदर जो चेंज है वो देखने को मिलता है। तो 647 AD जो है वो एंशियंट इंडिया का है। तो जितनी भी चीज़ें आपको हमने बताया है, पैलियोलिथिक वगैरह, वो सब एंशियंट इंडिया का हिस्सा। अभी हम इसको देखेंगे। तो ये आपने क्लियर किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हम अगर फिर इसको एक कॉमन बात कर लें तो एक तो प्री हिस्ट्री हो गया आपका, जैसे पहले ही हम आपको बताए, ठीक है। फिर एक आपका हो गया प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। फिर आपने और आगे बढ़ा तो आपके पास जो है एक हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर तो वो अब यहाँ से जितनी भी टाइम पीरियड है वो सब हिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए प्री हिस्ट्री के अंदर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे राइटिंग सिस्टम नहीं है तो प्री हिस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगा आपका, पैलियोलिथिक हो जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। तो एक कॉलम बना के आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पैलियोलिथिक के अंदर ये सारे होंगे। अब आ जाइए प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। तो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आप क्या देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जाहिर सी बात है यहाँ पे एक अर्बनाइजेशन हो चुका है। तो ये वाला जो पीरियड होगा ना, तो इसको आप नियोलिथिक कह सकते हैं। क्यों नियोलिथिक? और फिर कुछ हिस्टोरियन उसको चाल्कोलिथिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है, शहर डेवलप हो चुका है। तो फिर इस तरह से एक कॉलम बना के इस तरह से आप चीज़ों को समझ लेंगे यहाँ पे। फिर एक चीज़ और भी है कि मेटल एज जो था आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ब्रॉन्ज है या कॉपर है, उस चीज़ की भी शुरुआत। आयरन का फिर नहीं हुआ है, देखिए ब्रॉन्ज और कॉपर है, चूँकि आयरन तो फिर बाद में होगा आपका। तो जब आप सारी चीज़ों को एक लिंकेज करके समझेंगे कि पैलियोलिथिक के अंदर क्या रखें नहीं रखें, तो फिर आपकी समझ जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री का मोटे तौर पे क्या किया गया है, डिविजन्स किया गया है, बांटा गया है इसको। आज का थोड़ा इंट्रोडक्शंस क्लास है। इंट्रोडक्शंस मतलब पहले आप समझ लें कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फिर हम एक एक पीरियड को अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। पैलियोलिथिक को सही से समझाएंगे, फिर मेसोलिथिक को सही से समझाएंगे, फिर जो क्वेश्चन, हालांकि अगर आप जामिया का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 10th का 11th का क्वेश्चन देखिए आप, या फिर जो है BA हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, तो एक दो सवाल है इसके अंदर से ही पूछते हैं। ज़्यादातर फोकस बेसिकली जो है अर्ली मिडिएवल से, या फिर जो है लेटर, या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, तो वो सबसे ज़्यादा जो है फोकस है उन लोगों का रहता है जो सवाल बनते हैं। एंशियंट पे एक आध दो सवाल पूछ लेते हैं इस तरह से, है ना। BA हिस्ट्री में अब देखेंगे अगर, तो BA पॉलिटिकल साइंस में भी कभी कभी जो इस तरह के सवाल आ जाता है इसमें। फिर एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा है कि जब लॉन्ग वीडियो है, जैसे हमने जो एक फंडामेंटल लाइट्स के ऊपर बनाया था उस पर 3 एपिसोड हमने किया है, चौथा भी बनाया नहीं, हम उस पर बने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, तो एक जितना मिलता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, हमें लग रहा है कि जब वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का बनता है, तो फिर बच्चे इसको देखते नहीं हैं सही से, है ना, या चीज़ों को समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो रहे, है ना, 30-35 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। तो इतना आप रखिए। फिर इससे जो इसका पार्ट 2 है, मैं इसको आज जो है इसको बोल दूँगा इंट्रोडक्शंस ऑफ हिस्ट्री,
करके इसको पार्ट 1 करके हम कर देंगे, फिर इंट्रोडक्शंस ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 करके कल जो है हम इसको समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए, और आप लोगों की मदद से जो है और आप लोगों की पढ़ने लिखने की वजह से जो है हम लोग हैं यहाँ पे, तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और सही मानेंगे इस वीडियो को। ठीक है, फिर थैंक यू टू ऑल।